आपका किसी में धारा 31 चल रही थी भाई, उसको थोड़ा बता दिया जाए तब आपका आगे बढ़ा जाए। धारा 31 में आपको विल क्या बताया जा रहा था कि वसीयत की परिभाषा दी गई। विल ना समझ आए तो डायरेक्ट पर आपका लिख लेना है वसीयत या इच्छा पत्र। ना तो आसान भाषा में लिख लीजिए भाई, आपका वसीयत या इच्छा पत्र। धारा 31 वसीयत या इच्छा पत्र। देखिए वसीयत के बारे में कल मैं बताया था, आपका 3-4 जगह से कोड लेकर के है नोट में आपका, और 4-5 जगह से बस कोड ले करके हमें बताना है। वसीयत होती क्या है, तो किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है, और वह अंतिम इच्छा मतलब रोज वसीयत लिखिए, जो अंतिम वसीयत होगी वही मान्य होगी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा, जिसके द्वारा वह मरने के बाद अपनी संपत्ति के निस्तारण का प्रावधान करता है, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किन किन लोगों में बांटी जाए, इस व्यक्ति को कितना हिस्सा दिया जाए, ये लिख पढ़कर भर जाता है। तो ऐसी दशा में आपका बताया गया था कि इसे ही विल या वसीयत कहा जाता है। वसीयत के बारे में जहाँ तक प्रावधान है, आपका वसीयत के बारे में आपका हिंदू लॉ में क्या प्रावधान है और मुस्लिम लॉ में एक लाइन जाना। कोई भी हिंदू अपनी पूरी संपत्ति का वसीयत कर सकता है, रोक टोक नहीं, लेकिन कोई मुस्लिम सामान्यतः अपनी पूरी संपत्ति का केवल और केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। देखिए मैं शब्द लगा रहा हूँ जनरली मतलब सामान्यतः का मतलब ही ये हुआ, मेंस में भी आता है भाई, सामान्यतः का मतलब ही ये हुआ कि कुछ ऐसी अपवादिक दशा विद्यमान है जहाँ की कोई मुस्लिम अपनी पूरी संपत्ति या 1/3 से अधिक हिस्से की भी वसीयत कर सकता है, लेकिन हम वो कंडीशन अभी बताना संभव नहीं है। बस सामान्य नियम ये जानिए कि कितना कर सकता है 1/3, लेकिन वो लोग बिहार में दे रहे हैं, हिंदू ला मुस्लिम ला रखे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि उन अपवादों को भी क्या करें, पढ़ें, मेंस में आता है, इसमें सब रहेगा। जहाँ तक वसीयत की बात है, इसके बीच में ब्रेक आपका ज़्यादा नहीं किया जाता है, बता दिया जाए 10 मिनट 12 मिनट का होता है, क्योंकि भाई आपका वैसे भी लेट हुआ रहता है सबको, और 1 बजे तक छोड़ना भी रहता है क्लास, तो भाई 10 मिनट 12 मिनट के आप लोग पढ़ने लिखी के आ जाएंगे, इसके पहले ब्रेक ज़्यादा होता है। देखिए आगे भाई आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वसीयत आपका कहाँ से गवर्न होती है। तो जो भी व्यक्ति वसीयत लिखता है, वसीयत की जो व्याख्या की जाती है या वसीयत के बारे में जो प्रावधान ज़्यादा है, वह इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 यानी कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत के बारे में विस्तृत प्रावधान, याद रखिए इस कानून से गवर्न होगी, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। अब वसीयत के बारे में आपका जो नियम है, वह आपका नियम कर सकते हैं कुछ एविडेंस में भी, और वही एविडेंस के नियमों को हमें एक करके एक लाइन देखना है आपका ज्ञान के लिए, और एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। जब भी वसीयत पढ़िएगा
सबसे पहले 41 पढ़िएगा। कौन सी धारा एविडेंस की? देखा, वसीयत को प्रोवेट दिया जाता है। प्रोवेट यानी कि प्रशासक पत्र। प्रोवेट माने क्या? प्रशासक पत्र, यानी कि जिला जज के पास अप्लीकेशन दीजिए और जिला जज जब ये प्रमाणित कर दे कि वसीयत सही है और वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया जाए, तो हम कहते हैं कि वसीयत को क्या मिल गया? प्रोवेट। तो वसीयत को प्रोवेट देने में कौन सक्षम है? कोई नहीं। कौन सक्षम? दीजिए, यानी कि जिला न्यायालय। रटे रहिए, कौन सी धारा में प्रोवेट आपका है? एविडेंस की कौन सी धारा? 41। अब आप लोग देखे होंगे कि जब वसीयत लिखी जाती है तो जो गवाह होते हैं, अब गवाह कानूनी भाषा में न कहते अटेस्टेड विटनेस कहिएगा और प्रमाणक साक्षी कहिए। गवाह न कहिएगा, ये बता दिया जाए। गवाह को क्या कहा जाता है? अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्षी। अब यहाँ आपका झारखंड में बना है क्वेश्चन कि अगर कोई वसीयत लिखी गई तो अनुप्रमाणक साक्षी से एक मिल ही नहीं सकता, तो क्या अगर एक अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए और आकर गवाही दे दे तो काम चल जाएगा कि नहीं? चल जाए। तो कौन सी एविडेंस की धारा? 60 एक्ट। कौन सी? फिर एक बार भाई दो धारा हो गए। कौन कौन? 41 में क्या दिया जाता है वसीयत को? कितने गवाह कम से कम आ जाए तो काम चल जाएगा? एक। कितने होने चाहिए? 2। गवाह न करते क्या कहेंगे लीगल भाषा में? अनुप्रमाणक साक्षी। क्या कहेंगे? गवाह न कहिएगा तो मेरठ में गवाह नहीं और आपका क्वेश्चन भी गवाह नहीं। अगला अगर वसीयत को प्रोवेट मिल गया है तो धारा 91 भी पढ़नी है कि जहाँ भी अब जरूरत पड़ेगी अब वसीयत को पेश न करके उस प्रोवेट को ही पेश किया जाए। यानी कि वसीयत को पेश न करके जहाँ भी जरूरत पड़े अब क्या पेश कर दीजिए? प्रोवेट। ये कौन सी धारा बताती है एविडेंस की? 91। कौन सी धारा? और धारा 100 लास्ट में देखना है। 100 एविडेंस कि जो ये दस्तावेज का निर्वचन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, व्याख्या होगी, तो अगर वह दस्तावेज वसीयत या विल या इच्छा पत्र है तो ये 91 से 99 के नियम लागू नहीं होंगे एविडेंस की। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि वसीयत की व्याख्या किस कानून के अनुसार की जाती है? वह आपका जवाब रहेगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में दिए गए नियमों के अनुसार। एविडेंस के नहीं, इसके अनुसार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कौन? 1925। इस प्रकार भाई वसीयत भी समाप्त हो गई। अब आइए धारा 32 देखिए आपका कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोक आता है। पहले डायरेक्ट देखा जाए और तब आपका और देखा जाए। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता में यानी कि आईपीसी में आपका जहाँ जहाँ कार्य शब्द आएगा वहाँ अवैध लोक शामिल माना जाएगा। तो मैं बताया था कि कोई अपराध कैसे किया जा सकता है, कई बार उदाहरण बताया, या तो एक्ट द्वारा या इलीगल ओमिशन। तो जहाँ जहाँ शब्द अगर कार्य लिखा है तो क्या वहाँ अवैध लोक अपने आप शामिल माना जाएगा कि माना जाए? लेकिन एक शब्द पकड़ना गैरट का, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो,
प्रतिकूल यानी कि विपरीत इरादा न हो। इसका मतलब ये कि अगर किसी सेक्शन में, ध्यान में रखिएगा, विधायिका का ये या इरादा हो कि केवल कार्य को अपराध बनाया जाए तो केवल कार्य लिखा रहे, लोक नहीं। और अगर ये इरादा हो कि केवल अवैध लूट को दंडनीय बनाया जाए तो वहाँ कार्य न लिखकर केवल क्या लिखा रहेगा, अवैध। अगर स्पष्टतः ये बात लिख दी गई किसी धारा में, तब कार्य के अंतर्गत अवैध लोग शामिल नहीं माना जाए। और यही क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बनता है और प्री में। इसको एक उदाहरण से सेट करना है। और आपको उदाहरण अच्छा मैं बता रहा हूँ, IPC की धारा 491। कौन सा ऐड करेंगे इसको पढ़ते समय? 491 निकाल सकते हैं। धारा 491 केवल और केवल अवैध लोक को दंडनीय बनाती है, कार्य को नहीं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा केवल और केवल इलीगल ओमिशन को दंडनीय बनाती है? तो कौन सी धारा मानेंगे? 491। आप देख सकते हैं भाई 491 में केवल लोग को, कार्य को नहीं। लोग समझिए क्या हुआ। ये एक व्यापारी है और वह एक बच्चे से यानी कि 18 वर्ष से वह के बालक से कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेवा की संविदा कि मैं तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करूँगा। और वह सप्लाई नहीं करता, तो बताइए सप्लाई नहीं करता तो कार्य किया कि लोग, और सप्लाई नहीं करता तो वही लोग क्या है, केवल दंडनीय। तो कहाँ केवल लोग को दंडनीय बनाया गया है? तो आपका 491 इसी पर जोड़ लेना है। कहाँ सेवा की संविदा भंग दंडनीय है या कहाँ संविदा भंग को IPC में दंडनीय बनाया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो फिर दिमाग संविदा पर ले जाइए। मैं बता चुका हूँ कि संविदा भंग के मामले में 4 उपचार उपलब्ध है, सारे बताते हैं। कौन कौन बताइए? चलिए, पहला संविदा का क्या विशिष्ट पालन, दूसरा क्या प्रतिकट, तीसरा व्यादेश और चौथा क्वांटम रखिए है। कई बात बता। तो क्या संविदा भंग पर कहीं सजा का भी प्रावधान है? नहीं, लेकिन एक धारा अपवाद है और वही पढ़ना है IPC की कौन सी धारा? 491। किसकी संविदा भंग की जा रही है? सबकी नहीं, सेवा की संविदा। कौन भंग कर रहा है? कोई व्यापारी या व्यक्ति। और किसके लिए सेवा की संविदा किया है? माइनर के लिए, यानी कि 18 वर्ष से क्या कम। तो अगला फिर आइए 33 आ जाइए। धारा 33 देखिए, जो भी कारण हो, धारा 33 से वर्तमान समय में आपका क्वेश्चन बन रहा है। UPJ ने भी क्वेश्चन बनाया था और यही क्वेश्चन आपका रिपीट किया बिहार APO में। इस पर बना था भाई धारा 33, यानी कि कौन कहाँ क्वेश्चन बना है। हमारा कर्तव्य ये भी है उसको लगातार हम क्या करते रहें, बताते रहें। इस बार बिहार APO में बना था एक्ट ओमिशन, यानी कि कार्य लोग IPC में कहाँ परिभाषित है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सेक्शन 33। इसमें धारा 33। तो कार्य का मतलब कि एक कार्य या एक से अधिक कार्य, यानी कि 1 लाठी मारा 10 लाठी मारा, तो 10 लाठी मारा तो 10 का। और लोक का मतलब होगा एक लोग या लोगों की आवली। आवली माने चयन, यानी कि बहुत से लोग। जैसे कि जेलर हैं, कैदी को एक दिन नहीं भोजन दिया तो एक लोग, दूसरे दिन नहीं दिया फिर लोग, तीसरे दिन नहीं दिया फिर लोग, और 2 माह भोजन ही नहीं दिया और कैदी क्या हुआ, मर गया, तो
क्या लोक में बहुत से लोग शामिल हैं कि नहीं? तो कार्य मतलब कि कार्यों की आवली भी, आवली मतलब क्या है? चैन या श्रृंखला। और लोक मतलब लोगों की आवली। एक जहर की पुड़िया दिया, 10 कार दिया तो कई कार किया। और एक दिन भोजन नहीं दिया तो एक लोग, और 10 दिन भोजन नहीं दिया तो कितने दिन लोग किया? 10। तो लोग आपने कुल मिलाकर एक लाइन, आगे लाख नहीं। कि कार्य का मतलब कि बहुत से भी कार्य, और लोग का मतलब क्या हुआ? बहुत से भी लोग। हो सकता है कई लोग में फंस जाए, बहुत से। कहाँ कार्य लोग परिभाषित किया गया है? धारा तक 34 से लेकर 38 तक की धाराएं 149 के साथ पढ़ी जाती हैं। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित रहता है। 149 के साथ भी हम पढ़ाएंगे। अभी इसको त्यागा जा रहा है, यानी कि त्यागा नहीं भाई, अभी स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि त्यजन तो हो जाएगा कि पूरी तरह क्या कर दीजिए, तो छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आएगा पीटी में, और बिहार आपका एपीओ में भी आया था, इसमें कोई शक नहीं। और काफ़ी अच्छी धाराएं हैं। यहाँ से एक सिद्धांत भी हम निकालेंगे, आपका ज्वाइंट लायबिलिटी, जो अभी मेंस में भी बना है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। अगली धारा देखिए भाई 39, अब स्पीड थोड़ा इधर बढ़ जाए। अगली धारा आपका 38 के बाद 39 निकाल लीजिए, और आपका 33 के बाद 39 अभी पढ़िए। देखिए धारा 39 में स्वेच्छा शब्द परिभाषित है। यहाँ से जो आपको अटैक करना है, एनेक्टेशन अटैक करना है, यानी कि दृष्टांत अटैक करना है। और दृष्टांत आपका कई बार आपका पूछा जा चुका है, यूपीए और यूपीएपीओ दोनों में आ चुका है। फिर एक बार बता दिया जाए, 39 का जो दृष्टांत है मैं फिर बता दूँ, ये यूपीएपीओ में भी आ चुका है और आपका जे में। इसलिए दृष्टांत लोग गलत करके आ जाते हैं। स्वेच्छा या वॉलेंटरी शब्द समझते ही नहीं। स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ? पहले डायरेक्ट कवर किया जाए और एक शब्दों को तोड़िए भाई। स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ? अब एक डायरेक्ट की भाषा देखा जाए और तब हम दृष्टांत पढ़ेंगे, और आप लोग दृष्टांत से भाषाओं को कवर करेंगे। देखिए पहले बताएं, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करने का उसका आशय होता है। यानी कि जिस साधन को वह अपनाया है, उस साधन का प्रयोग करके उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन भी है या आशय है, दुराशय है, तो हम कहेंगे कि वह कार्य उसने क्या किया है? वॉलेंटरी या स्वेच्छा किया। अभी हम समझाएंगे, पहले छोड़ा जा सकता या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय, प्रयोग करते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उसका कारित होना संभाव्य है, यानी कि साधन का प्रयोग कर रहा है और यह नॉलेज रखता है इस साधन के प्रयोग का परिणाम ये होगा। या नॉलेज नहीं रखता, बल्कि क्या रखता है? विश्वास करने का क्या है उसके पास। तो बताइए स्वेच्छा मतलब क्या हुआ भाई? 3 चीजें कौन कौन? या तो आशय के साथ साथ, या किसके साथ? ज्ञान के साथ, या किसके साथ? तो तीनों को समझना है। आपका विषय है, आपका व्यर्थ है, इन्हीं तीनों को देखिए। ईबी पर चाकू का प्रहार करता है, और आपका चाकू का प्रहार करता है। चाकू से प्रहार करके बी की मृत्यु कारित करने का ए का इरादा भी था और बी मर गया।
तो हम कहेंगे कि ए ने जानबूझकर या स्वेच्छा कार्य किया, क्योंकि ए का इरादा उस चाकू के प्रयोग करने से इसकी मृत्यु कारित करने की थी कि ए चाकू का प्रयोग करता है और उसे पूर्ण विश्वास तो नहीं है कि भी मर जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि इस स्थान पर शरीर के अगर हम चाकू का प्रयोग करेंगे तो भी क्या होगा, मर जाएगा। तो हम आपका पूर्ण जब आशंका न हो या पूर्ण निश्चितता परिणाम की न हो और व्यक्ति मर जाए तो हम कहेंगे कि ए का नॉलेज था। नॉलेज का मतलब ये हुआ कि ये जानता था कि इस चाकू के वार से भी मर सकता है, इस बात की संभावना है, लेकिन पूरी तरह निश्चितता नहीं। अगर पूरी तरह निश्चितता हो तो आशा और निश्चितता की मात्रा थोड़ी सी भी क्या हो, कम हो, तो हम क्या कहेंगे उसको, नॉलेज। और जब 299 और 300 जब आप पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा, आशय और ज्ञान ये डिटेल में चलेगा। बस एक लाइन यहाँ याद रखना है, अगर कार्य करने वाला जानता था, श्योर था कि यह परिणाम होगा, तो वह आशय और श्योर नहीं था, लेकिन क्या थी, केवल संभावना, तो हम क्या करेंगे, नाल। याद रखें, श्योरिटी में क्या होगा, आशय, और थोड़ा श्योरिटी कम है तो क्या होगा, ज्ञान। जैसे कि ए बी को गोली मारता है और ये श्योरिटी है कि बी मर ही जाएगा, मर गया तो हत्या, और ए बी को गोली मारता है और ये संभावना केवल थी कि बी मर जाएगा और बी मर गया, तो ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मान अंतर आ जाएगा। आशय ज्ञान विश्वास करने का कारण देखिए अगला शब्द, रीजन टू बिलीव, तो विश्वास करने का कारण इस संहिता की धारा 26 में परिभाषित है। विश्वास करने का कारण इस संहिता की धारा 26 में परिभाषित है। विश्वास करने का कारण का मतलब हुआ पर्याप्त बेस रखना, पर्याप्त आधार रखना, तो पर्याप्त आधार था। तो आइए दृष्टांत देखा जाए, दृष्टांत क्या कहता है, और हत्या का अपराध कराते ही दम लीजिएगा दृष्टांत, ये नहीं तो दूसरा करा दीजिएगा, वही घर माता। देखिए दृष्टांत, लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन, सुकर ना है तो लिख दीजिए आसान, पर अगर आपको सुकर न आए तो क्या लिख देंगे, आसान। यानी कि एक व्यक्ति है लूट को इजी बनाने के लिए क्या करता है, एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात में आग लगाता है। यानी कि लोग सो रहे हैं, मोहल्ला है और हम आसानी से लूट लें, अफरा तफरी मचेगी, क्या लगा देता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। कि आग में एक व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। यहाँ को का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न हो या वह दुखित है तो उसकी आग लगाने से एक व्यक्ति मर गया, फिर भी अगर वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था जब आग लगाएंगे तो इस बात की संभावना है कि लोग सो रहे हैं और बस्ती में जलकर क्या होंगे, मर जाएंगे। तो बताइए कौन सा अपराध किया, हत्या का अपराध किया कि नहीं किया कि नहीं, लास्ट अब इसी में फरमाया था आपराधिक मानव हत्या, उपहत्या कोई अपराध नहीं। तो जो निचली लाइन है देखते हुए बताया मैं नहीं, उस वक्त को बता दिया जाए कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित किया कहा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आग लगाया है उसका इरादा तो नहीं था कि किसी को मारा जाए, लेकिन वह ज्ञान था, वह विश्वास करने का कारण रखता था
अगर आग लगाऊंगा तो हो सकता है कि दो चार लोग क्या हो जाए, ऊपर पहुंच जाए, तो स्वेच्छामृत कार्य किया कि नहीं किया। अब अपराधिक मानववाद और ऊपर न मार दीजिए, इसके लिए दंडित होगा स्वेच्छामृत कार्य कर। ये लाइन पकड़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया दृष्टांत। धारा 40 आ जाएगी। धारा 40 में ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। पिछली बार एडजेस में भी पूछा गया था, शांत रहता। देखिए, जब भी आपका दो मॉडल यहाँ बनता है, जब भी आप इस धारा को पढ़िएगा तो CRPC की धारा 2N से उठाकर पढ़िए। और IPC की कौन सी धारा, पहला क्वेश्चन जो MP में एक आपका बना है वो देखा। अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कई लोग गलत करके ही आते हैं। देखिए क्या EP में कैसे गलत हुआ है। लोग IPC की धारा 40 तैयार रहते हैं और ऊपर का हेडिंग देखते ही, ऊपर की हेडिंग भी सतर्क होकर देखना है। अगर देखिए दंड प्रक्रिया संहिता में अपराध कहाँ परिभाषित है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन देता है। धारा 40 में, धारा 41 में, धारा 42 में और धारा 2N में। तो बताइए क्या मारेंगे? 2N। CRPC हम पूछ रहे हैं क्या मारेंगे। अब देखिए लोग गलती भाई आप भी कहाँ करेंगे, मैंने देखते नहीं लोग ऊपर क्या लिखा है अपराध की परिभाषा, और जैसे ही पहला ऑप्शन IPC आएगा तो IPC की क्या मार देते हैं धारा 40। जब रूम पर आते हैं तब एक एक शब्द पढ़ते हैं तो देखते हैं कि IPC न पूछकर क्या पूछी गई है, CRPC। अब इसी मॉडल को चेंज करिए। IPC में अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? धारा 40। 2N मार करा देंगे तो सतर्क पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो MP का मॉडल है। आज आपका अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? CRPC की धारा 2N, IPC धारा 40। तो और ऑप्शन अलग अलग दे देगा, यानी कि IPC और CRPC में से कोई एक चुनना है। तो बताइए क्या चुनेंगे? CRPC। क्यों CRPC? क्योंकि CRPC की धारा 2 में लीगल तौर पर परिभाषा है और IPC का धारा 6 से लेकर हम कहाँ तक चल रहे हैं, 52A तक। ये परिभाषाएं लीगल तौर पर नहीं है तो है क्या? साधारण अस्पष्टीकरण। और कभी का एक और मॉडल देखिए उत्तराखंड। अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो IPC की धारा 40, CRPC की धारा 2N, दोनों इनमें से कोई ने दोनों मान करा, क्योंकि आयोग ने दोनों माना। गलत बात है कि लीगल तौर पर भाई 2N नहीं है, लेकिन UP और उत्तराखंड आयोग दोनों को माना। अब धारा 40 की अगली विशेषता धारा 40 में अब तक हो सकता है PT में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। धारा 40 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुके हैं। रटे रहिए, यानी कि क्वेश्चन का मॉडल भी हमें देखना है। क्योंकि IPC की कौन सी धारा है जिसमें अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो आप बताइएगा धारा 40। अब तक कितनी बार टोटल संशोधन हो चुके हैं? आपका 6 बार। अब देखिए UP का मॉडल भी चलना पड़ेगा। सर्वप्रथम संशोधन धारा 40 में कब किया गया, वह बेरेक पर लिख लीजिए 1870, यानी कि 1870। ये क्वेश्चन आ सकता है नया। सर्वप्रथम एक लाइन लिख लीजिएगा भाई, बेरेक में लिया था। कब किया गया सर्वप्रथम? 1870। लास्ट टाइम आया। अपराध का मतलब क्या? तो आपका भाव थोड़ा है लेकिन सीधा अपना।
एक यूपीएचएस में पिछली बार को क्वेश्चन आ चुका है और आपका झारखंड जे में भी आ चुका है। आईपीसी की धारा 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ, तो देखिए क्या क्या किया। जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, उपयुक्त सभी क्या मारेंगे, उपयुक्त सब। तो आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत की धारा से 100 यानी 107 से लेकर 511 तक जितने ऑफेंस हैं वह ऑफेंस माने जाए। चलिए विशेष विधि कहाँ परिभाषित है आईपीसी में, 41 में स्थानीय विधि। एक लाइन का बता दिया जाए, खत्म होगा क्या एक विशेष विधि का मतलब हुआ कि किसी विशेष विषय पर बनाया गया कानून, जैसे कि भ्रष्टाचार पर बन गया वो विशेष विधि है, SC/80 के अत्याचार पर बन गया वो विशेष विधि है, तो एक विशेष विधि है, दहेज लेने और देने को रोक दिया गया वह विशेष विधि है, पर्यावरण प्रदूषण पर बन गया वह विशेष विधि है। तो विशेष विधि सभी विषयों को कवर नहीं करेगी, कुछ विशेष विषयों को कवर करेगी। जैसे कि 2 बूंद वाले पर कानून बना हो भी भाई मैंने चलता रहने तो लोग मायूस हो जाते हैं। 2 बूंद वाले पर बन गया है नीति है और देखिए कितना आपका वो हल्ला मचा। DPS बनाया जो MP में पढ़ा है, अभी थोड़ा लेट आया तभी सही है, ताकि बिहार का सिलेबस हम क्या किए रहे निपटा दिए रहे तभी अच्छा रहेगा हमारे लिए। कितना चलाए एक सीमा है ना पढ़ाने की, इधर यूपी ये देखना है, उधर बिहार APO देखना है, किसी भी MP DPO आगे तो आए तो वह बच जाएगा, इधर निपट जाए तो बात आए तभी सही है। दोनों तक आए तब तक कंसिडर क्या करेंगे सब निपटा रहेंगे। अगला देखिए भाई 42 में लोकल ला एक लाइन देखिए। लोकल ला या स्थानीय विधि का मतलब हुआ कि जो भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू है। केवल प्रयागराज के लिए कानून बन गया तो कैसा ला होगा, लोकल। केवल यूपी के लिए बन गया तो लोकल, और यूपीजे में जो 3rd पेपर है लोकल ला ही तो चल रहा है। ग्राम पंचायत खत्म हुआ लोकल, किराया नियंत्रण कर रहा है लोकल। ये कैसा विधि क्या पूरे भारत में लागू है कि केवल यूपी में? यूपी। अब आइए 43 से भाई एक क्वेश्चन आता है, वही आपका गलती होगा फिर आगे 43 देखिए भाई आपका, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आपका 43 जब भी पढ़िएगा आप कॉन्वेंट की धारा 23 पढ़िएगा और आईपीसी की धारा 141। एक जगह पहले कोरिलेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। बिहार में 141 से बना भी था अभी APO 43 में इलीगल या अवैध शब्द को परिभाषित किया गया। पहला क्वेश्चन तो आपका फिर एक बात है, आईपीसी की धारा 43 में अवैध शब्द या इलीगल शब्द को डिफाइन किया गया। ये पहला क्वेश्चन आईपीसी में अवैध कहाँ परिभाषित है तो 43। अब आपका संविदा अधिनियम की धारा 23 में अनलॉफुल परिभाषित, अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध। भाई अवैध ना लिखिएगा, ये बता दो संविदा अधिनियम की धारा 23 में जो मैं शब्द बताऊँ वही लिखिए। क्या आपका बताया गया है अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट संविदा कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी 2018 यूपीजे में ये मॉडल आया था और आपका धारा 23 से पूछा गया था
और हेडिंग ही उठाकर दे दिया। अवैध से एक शब्द दिया था, एक आपका विधि विरुद्ध दिया था और एक आपका वैध दिया था। तो दिमाग स्थिर करके अगर पहला ऑप्शन आप क्या खोजेंगे जो वेयर एक्ट की भाषा है, तो संविदा अधिनियम की वेयर एक्ट में क्या कहा गया? अवैध नहीं लिखा गया क्या? विधि विरुद्ध या अनलॉफुल पर्पस और कंसीडरेशन, यानी कि विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल कहाँ है? तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा किसमें? देश। अवैध न लिखिएगा, मैं फिर बता दूँ। ठीक है, वो अवैध है, लेकिन जो वेयर एक्ट पहले आपका दे रहा है, इसीलिए गलत करके लोग आ जाते हैं, सब नहीं पता। और कई लोग गलत किए थे अवैध मानकर, जब यह आयोग ने जब निकाला तो क्या माना? विधि विरुद्ध। अब अगला है आपका 141 IPC देखिए, अनलॉफुल असेंबली, यार क्यों में आता? अनलॉफुल असेंबली का मतलब विधि विरुद्ध जमाव, ऐसा जमाव। इसको अवैध सभा भी कहते हैं, अवैध जमाव भी कहते हैं, लेकिन कानूनी भाषा में आप क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव। अवैध न देखिएगा, पहला शब्द क्या देखना है कंपटीशन में? विधि विरुद्ध ना आए तब अवैध देखिएगा। अवैध जमाव कितने व्यक्ति कम से कम होने चाहिए? 5। तो आगे बताया जाएगा। फिर 43 पर मैं देखिए लास्ट में इस धारा पर झारखंड और यूपी क्वेश्चन बना। और देखिए आप लोग गलती कहाँ करेंगे जब तक कि इतनी गलती लास्ट में देखिए गलती कहाँ होती है, आपका कैसे क्वेश्चन बना है आपका। अवैध का मतलब क्या हुआ? तो पहला ऑप्शन देगा जो झारखंड का मॉडल है, जो अपराध हो या जो ऑफेंस। दूसरा ऑप्शन देगा जो विधि द्वारा प्रोहिबिटेड हो या विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो। तीसरा ऑप्शन देगा जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता हो। और चौथा देगा उपर्युक्त शब्द। क्या मार्क कराएंगे? आप लोग बताइए क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त शब्द। अब गलती कहाँ होती है, थोड़ा ध्यान में रखिए, गलती कहाँ होती है? जो लोग नहीं पढ़े रहते कहाँ गलती करते हैं, वहीं को सुधारना है। एक छोटी छोटी बातें। अवैध का मतलब क्या? पहला ऑप्शन देख के जो अपराध हो मार कर आगे बढ़ गए। अरे भाई एक बार बेहद भी तो पढ़िए, जो भी बातें लिखी गई हैं। ज़्यादा लोग अपराध मार कर क्या करते हैं, जो नहीं पढ़े रहते निकल जाते, लेकिन उपर्युक्त सभी मारिए। इसके बाद दूसरा मॉडल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवैध में शामिल नहीं? ये झारखंड का मॉडल है और कई लोग गलत करता है। इसी में एक शब्द तीनों दिया था, एक शब्द दे दिया था अनैध। अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन अवैध कार्य नहीं माना जाएगा? जो क्या हो? अनैध। तो ये अवैध है, ये अवैध है, ये अवैध है। तो जो इमोरल कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, वे अवैध नहीं माने। इसको कल हम को समझाएं, पहले से नहीं समझ आएगा। ये भी समझाना है, ये भी सामाजिक राजनीतिक सब जोड़ते रहे, जितना दिमाग काम करें। ये जरूरी थोड़ा कि हम 100% पढ़ा दें। ये भी जो मॉडल आ सकता हमारी भी दिमाग है। अब ये कि यहाँ जो भी अनैतिक है से जोड़ते रहिए, उसमें क्या तीन को याद रहे, इसके बाद जो जाए वह अवैध नहीं हो।
इसको कल हम बताएंगे साइकिल है तो इसको तीनों समझा जाएगा तो ऐसे